अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुकी है और बचने का चांस कहीं नज़र नहीं आता। जो मैक्सिमम पॉसिबल था वो आईएमएफ की शर्तें पूरी करने के लिए वो कर चुके। सऊदी अरब से 2 बिलियन लेके आ गए। अब सऊदी अरब के पास मज़ीद मांगने के लिए मुंह नहीं है। इमारात के पास से भी ले लिया, चाइना से भी ले लिया। अब आपके पास कहाँ है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब तो आपको देंगे नहीं, पैसा है नहीं। जो कोशिश हो रही थी कि जो फेडरल रिजर्व है वो बढ़े, वो 6 से 7 बिलियन पे आ गया, 8 पे गया था, 7 पे आ गया है, लेकिन खर्चे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। अजीज दोस्तों, जो शॉकिंग न्यूज़ आई है ना, जो कि किसी ने अहमियत नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी से बड़ी इकोनॉमिक तबाही आती है और चुपचाप से गुजर जाती है। देखें, जुलाई में पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की टोटल इनकम 381 बिलियन रुपए थी, 381 बिलियन रुपीस जुलाई के महीने की इनकम थी। और जो लोन लिए ना, उनका खाली इंटरेस्ट की पेमेंट थी 537 बिलियन। यानी पाकिस्तान की जो नेशनल इनकम है पूरे महीने की, उससे 156 बिलियन रुपया ज़्यादा तो खाली आपने इंटरेस्ट दिया है, असल नहीं दिया अभी। इंटरेस्ट 41%। अब आपने अगर सारी इनकम इंटरेस्ट में दे देनी है, इसके बाद भी इंटरेस्ट पूरा नहीं हो रहा, खर्चे कहाँ से चलाओगे भाई? और पेट्रोल का भाव तो ऐसे बढ़ा रहे हैं, 20 रुपया, 26 रुपया डीजल पेट्रोल। इलेक्ट्रिसिटी का भाव भी इसी स्पीड से बढ़ा रहे हैं, गैस का भाव भी इसी स्पीड से बढ़ा रहे हैं। अभी आईएमएफ ने अब गैस पे रखा है, बारी बारी आता है, पेट्रोल तो चलता ही रहता है, इलेक्ट्रिसिटी गैस, इलेक्ट्रिसिटी गैस। इन 3 चीज़ों से हर चीज़ 3 गुना बढ़ती है, क्योंकि छोटे बिजनेसमैन से लेके एक दुकानदार, एक छोटे रेडी फरोश से भी लेके टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट तक, सबको इन 3 पावर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, एनर्जी की, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल। हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है, आवाम है कि खामोश है। वो कहानी जिसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, मैं थोड़ी सुनाई दूँ कि एक बादशाह था, बहुत जालिम था, उसको जुल्म करने में मज़ा आता था, लेकिन उसकी आवाम बिल्कुल कराची और पाकिस्तान की थी, चुपचाप जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। बादशाह सलामत की जय हो के नारे लगाते थे। बादशाह ने कहा, यार मज़ा नहीं आया, आवाम को तकलीफ में देखना है मेरे को। इसने कहा, क्या करूं, हर किस्म का टैक्स डाल कर देख लिया, इनके ऊपर जुल्म करते हैं, मारते हैं, फिर भी। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप ऐसा करें कि हर आदमी अपने घर से रोज़ सुबह काम के लिए निकलता है, तो वो किले के दरवाजे को क्रॉस करके शहर से बाहर काम करने जाता है, तो आप किले के दरवाजे पे एक आदमी को बिठा दें जो हर जाने वाले को 2 जूते सर पे मारे। बादशाह ने कहा, आइडिया अच्छा है। आइडिया अप्लाई किया गया। फिर खामोशी 2-3 दिन तक। फिर अचानक शोर उठा बादशाह के महल के बाहर। जब शोर हुआ, बादशाह खुश हुआ कि चलो, जुल्म से तंग आके आ गए। तो आए पब्लिक, कराची की, पाकिस्तान की पब्लिक। बादशाह सलामत ने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, आपने हम पे टैक्स बढ़ा दिया, हमें भूखा रखा, हमें मारते हैं, आप हर किस्म का टॉर्चर करते हैं, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये तो टॉर्चर बर्दाश्त के काबिल नहीं, इसलिए कि आपने एक आदमी बिठाया है जूते मारने के लिए, और हमारी इतनी लंबी लाइन हो जाती है और कई घंटे ज़ाया हो जाते हैं, फिर हम दूसरे शहर काम पे जाते हैं। तो आप आदमी बढ़ाइए जो जूते मारने वाले हों। ये है पाकिस्तान की कौम, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अजीज़ दोस्तों, लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं इकोनॉमिक के हवाले से, लेकिन यह है कि एक सवाल है
बिजनेसमैनों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, बैंकर्स से, बड़े बड़े पाकिस्तान के ट्रेडिंग यूनिट्स हैं उनके चीफ से आसिम मुनीर लाहौर में भी मिले और कराची में भी मिले। और आसिम मुनीर ने इनको अपनी इकोनॉमिक विस्डम, ज्ञान पूरा बताया कि मैं क्या से क्या कर दूंगा। और एज यूजुअल, एज ऑलवेज, सारे बिजनेसमैन, इलेक्ट्रिशियन, वो बैंकर्स और जितने इंस्टीट्यूट के जो थे उन्होंने वाह 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 वाह, आसिम मुनीर जिंदाबाद, जैसे राहिल शरीफ जिंदाबाद। तो खैर, सवाल यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान की 67% इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बेस्ड इनकम है ना, वो 67% ऑफ टोटल इनकम है। आपने एग्रीकल्चर पे, लैंडलॉर्ड्स पे, जागीरदारों पे, सरदारों पे आपने कोई टैक्स ही नहीं रखा। छोटे मोटे कोई वो टैक्स हैं तो हैं, बाकी तो कोई टैक्स ही नहीं है। आप अपनी इकोनॉमी के 67% सेक्टर को तो बाहर ही रख रहे हो, क्योंकि वो सब जागीरदार हैं, वो आपके इलेक्टेबल्स हैं, वो आपके लोटे हैं, जो आपके इशारे पे इधर उधर, जैसे ये जहांगीर तरीन है, शुगर किंग है, गन्ने के पता नहीं कितने बड़े रकबे, कितने रकबे इसके कब्जे में। इसी तरह चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, जितने भी ले लें, बड़े बड़े जागीरदार एग्रीकल्चरिस्ट हैं, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाना। अब आप ये देखें, ये हिना रब्बानी खर है, इसकी गैलेक्सी टेक्सटाइल मिल है झंग में, बिजली का बिल 6,77,00,000 रुपए आया है। वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी, 3,000 रुपये महीने की किस्त बांधी है, यानी 1880 सालों में जाके वो किस्तें पूरी होंगी। हिना रब्बानी खर, जो मतलब मुजफ्फरगढ़ के खर खानदान की लड़की है, प्योर जागीरदार, भुट्टो का पंजाब का चीफ मिनिस्टर था गुलाम मुस्तफा खर, उसकी भतीजी है। तो अजीज दोस्तों, इस तरह तो चीज़ें नहीं होती। टोपी ड्रामे हो रहे हैं, डॉलर को खींच खांच के नीचे लेके आए हैं कि डॉलर को हम है ना अब स्मगलर्स और काला बाजारी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। अब ऑपरेशन में क्या हुआ है कि छापे मार रहे हैं सबके पास। डॉलर तो है, देखें पाकिस्तान में इलीगल मनी चेंजर का बड़ा बिजनेस है, मतलब मोर देन आधे से ज़्यादा प्रॉफिट इनका इलीगल चीज़ों से होता है। वो वर्ल्ड वाइड होता है। मनी बिजनेस इज़ नॉट एज क्लीन एज इट इज़ शॉन, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिशियल यूनिट्स हों। तो छापे मार रहे हैं, इससे डॉलर कंट्रोल में आ रहा है कि 300 रुपये से नीचे आ गया, यानी 300 तो अभी स्टैंडर्ड बना दिया ना। अभी तो 200 था पिछले साल तक, अब आपने 300 को स्टैंडर्ड बना लिया कि देखो 300 सब नीचे लेके आ गए। ये होता है तरीका। पहले आप भाव बढ़ाओ बहुत ज्यादा, और फिर जब पब्लिक शोर मचा के आए तो आप थोड़ा सा कम कर दो, पब्लिक भी खुश हो रहा। आपका भी मकसद, आपने अभी पेट्रोल को, गैस को, इलेक्ट्रिक को, डॉलर को पता नहीं कहाँ लेके जाना है। अभी तो सब्र करें। एक दिन में 26 रुपया फी लीटर पेट्रोल का भाव बढ़ना एक कयामत है। अजीज दोस्तों, वर्ल्ड बैंक अभी आईएमएफ से अभी निकले हैं। अभी आईएमएफ से नवंबर की किस्त लेने के लिए और कई शर्तें पूरी करनी है। अभी पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, डॉलर, इन सबको बहुत उड़ना है। नवंबर में आईएमएफ से एक किस्त मिलेगी 900 मिलियन की। और अब वर्ल्ड बैंक से शुरू हो गए हैं। जो केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद बेगम हैं, वो वर्ल्ड बैंक की टीम से मिली और उनसे कहा हमें $2 बिलियन दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे आईएमएफ ने शर्तें रखी थी, हमारी शर्तें हैं, ये लीजिए, हमने आपको शर्तें दे दी। अब वर्ल्ड बैंक से $2 बिलियन लेने के लिए शर्तें कितनी कड़ी होंगी, ये आप अंदाज़ा लगा लें। इनको आदत है भीख मांगने की, सऊदी अरब से, इमारात से, चाइना से,
इधर उधर से। भीख में क्या होता है कि आपको ये शर्तें वर्तें नहीं होती ना, सऊदी अरब इजी डोनर है, आपको जब मर्जी आई 2-3 बिलियन दे देता है, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ आप शर्तें, अब आप सोचें अभी तो वर्ल्ड बैंक की ये 2 बिलियन की जो शर्तें आएंगी, उसने चीज़ों को कहाँ से कहाँ लेके जाना है। अजीज दोस्तों, इररिपेरेबल इकोनॉमी है। मंडे को मार्केटें बंद हैं, हड़ताल है, रोज़ हड़तालें हो रही हैं। कराची में रोज़ कहीं ना कहीं हड़ताल हो रही है किसी न किसी सूरत में, पूरे पाकिस्तान में हो रही है। पीओके गिलगित बल्तिस्तान का हाल ख़राब है, वहाँ पे इंटरनेट बंद है, वहाँ से कोई खबर नहीं आ रही, कोई सहूलत नहीं आ रही, कोई इक्का दुक्का न्यूज़ आ जाती है तो आ जाती है। इतना ज़बरदस्त वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, टोटल ब्लैकआउट रखा गया है, आर्मी के हवाले कर दिया गया है पूरा गिलगित बल्तिस्तान पीओके। और जब भी आप देख रहे हैं कि वो भारत की तरफ JNK में इन्होंने एक्टिविटी की और अनंतनाग का जो काम वाक़या किया इन्होंने, तो वो इनकी अब उस इलाके में टोटल मिलिटराइजेशन गिलगित बल्तिस्तान और पीओके का करके, तो अब इनके भी अटैक में एडिशन होगा। देखना हमें भारत का रिएक्शन है कि भारत इसके जवाब में, जैसे पुलवामा हुआ था तो भारत ने एक रिएक्शन लिया था, और अब भारत के रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान रुकता है कि नहीं रुकता। अजीज़ दोस्तों, थोड़ी पॉलिटिक्स पे बात हो जाए। मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि कराची के लोगों को पाकिस्तान आर्मी की रेंजर्स के ज़रिए टैंकरों में पानी दिया जाता है। अब आप ये देखें, ये टनल है, टनल के बीचों बीच पानी देने का इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। ऊपर वाल्व लगा हुआ है, आदमी आता है ट्रक लेके, लाइन से ट्रक खड़े हैं, ट्रक उसके नीचे बिल्कुल वाल्व के नीचे रखता है, ऊपर चढ़ता है, अपना ढक्कन खोलता है, ट्रक का वाल्व का ढक्कन खोलता है, ठक पानी आ रहा है लाइन से, ठक 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 ठक। आप देखें पानी ज़ाया कितना हो रहा है। जब लाइनें बिछी हुई हैं पूरे कराची में, तो ये पानी जो इधर से, और ऐसे सैकड़ों हाइड्रेंट, इसको हाइड्रेंट कहते हैं, जहाँ से पानी टैंकरों में भरा जाता है, वाटर हाइड्रेंट। ऐसे कराची में जगह जगह हाइड्रेंट बनाए हुए हैं सहूलत के लिए, टैंकरों की बांध दिए हैं पाकिस्तान रेंजर्स ने कि हाँ भाई 100 टैंकर उधर, 100 टैंकर इस हाइड्रेंट से, 100 टैंकर, पूरे कराची में हाइड्रेंट लगे हुए हैं। वही पानी कराची के घर घर में पानी की लाइन है, उसमें क्यों नहीं जा सकता, है ना सवाल। तो इनकम कैसे बढ़ेगी फिर रेंजर्स की, फिर इसके ऊपर आसिम मुनीर तक की। हाफिज कुरान होने का मतलब ये थोड़ी है कि साला चोर नहीं है। हाफिज कुरान जितना रिलीजियस होगा, जितना टोपी होगी, जितनी लंबी दाढ़ी होगी, उतना साला हरामी होगा, ये आप लिख के रख लें। मैं तो ढूंढ ढूंढ के मर गया कि मुझे कोई मौलवी, इस्लामिक हिसाब से मौलवी और ईमानदार और शरीफ रहो, हरामी ना हो। हरामी में सब कुछ आ जाता है, चोर है, टैक्स चोर है, गलत तरीके से प्लॉट और पैसे ले रहा है, इस्लाम को बेच रहा है, ड्रामे कर रहा है, ये आपको हर मौलवी में मिलेगा। तो एनीवे, ये आपने देखा कि पानी इस तरह कराची में, ये तो छोटे हाइड्रेंट हैं, जमशेद टाउन में इतना बड़ा, कराची का शायद सबसे बड़ा हाइड्रेंट था, जहाँ पे रात को कश्मीर रोड पड़ती थी, जमशेद टाउन में हाइड्रेंट वाली रोड पे। कश्मीर रोड पे रात को भी निकलो ना तो आपको कोई 100 टैंकर लाइन से खड़े हुए मिलेंगे, जो बारी बारी अंदर जा रहे हैं, पानी भर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, मेन रोड पे, कश्मीर रोड पे दिन रात टैंकर चल रहा है, वहाँ से पानी जा रहा है। वो पानी पाइपलाइनों में बराबर में, उस हाइड्रेंट के बराबर में, मैं नाम भूल रहा हूँ, छोटी सी कॉलोनी, उसके मेमन हैं, अच्छी लोग, मतलब कॉलोनी है, हाउसिंग कॉलोनी, बिजनेसमैन और इस टाइप के लोग रहते हैं। उनके घरों में पानी नहीं आता था, वो मेरे पास शिकायत लेके आए थे। बगल में इतना बड़ा हाइड्रेंट चल रहा है, पानी बेच रहे हैं। अजीज दोस्तों, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स के लिए हमारे पास लंबा चौड़ा
एक प्रोग्राम होगा, छोटी मोटी चीज़ें हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदियाल फाइनली इमरान खान का जो हमदर्द था, इमरान खान के फेवर में फैसले देता था, और इसकी ऑडियो भी पकड़ी गई थी जब उसकी सास इस पे प्रेशर डालती थी कि इमरान खान, वो पीटीआई की थी, तो भी बंदियाल साहब भी शायद पीटीआई में चले जाएंगे, लेकिन इनकी चीफ जस्टिस ही ख़त्म हुई। वैसे तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के भी 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अब चूँकि इलेक्टोरल बॉडीज़ नहीं है, यानी पार्लियामेंट नहीं है, तो इसलिए उनका इलेक्शन अभी नहीं हो सकता, तो आरिफ अलवी के मज़े लगे हुए हैं। चीफ जस्टिस आ गए हैं नए, काजी ईसा फाइज, और उसको ज़्यादा प्रो आर्मी कहा जाता है। बलोच है, बलोच होम मिनिस्टर है, बलोच प्राइम मिनिस्टर है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, काजी ईसा फाइज बलूचिस्तान के एक कबीले के फ़र्द थे। इनके फादर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े हुए थे, और इनकी फैमिली का एक रोल रहा है पाकिस्तान बनाने में। तो लेकिन जिसका भी पाकिस्तान बनाने में रोल रहा है, तो वो एक उस डिज़ाइन का हिस्सा है जो अंग्रेज़ ने बनाया था पाकिस्तान, जिन डिज़ाइंस के तहत। तो उनको भी कोई जिन्ना के हवाले तो नहीं करके जाना था ना उधर गांधी के हवाले करना था। उधर गांधी ने मरना था, इधर जिन्ना ने मरना था विद इन ए ईयर। आगे वहाँ नेहरू को दे दिया, यहाँ आर्मी को दे दिया। वहाँ कांग्रेस पाकिस्तान आर्मी वाला रोल अदा कर रही थी, सबको दबा के रखा था, कंट्री को मार के रखा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आर्मी यही काम कर रही थी, आर्मी कत्लेआम करती थी। खैर पाव तो काजी ईसा फाइज बलोच कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त खूब बलूचिस्तान के लोगों को, ताकि दुनिया में जब भी कोई सवाल आपसे करता है, इंटरनेशनल बहरहाल बलोचों की एक लॉबिंग है मुख्तलिफ़ जगहों पे। आप कहीं जाते हैं तो आपसे कोई सेनेटर सवाल कर लेता है, कहीं कुछ। पार्टियां होती रहती हैं शाम को यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में, इधर उधर एम्बेसीज में होती हैं। वहाँ पे आपके सामने 25-30 मुख्तलिफ एम्बेसडर होते हैं, फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं। कोई भी आपसे सवाल कर सकता है, हाउ इज़ बलूचिस्तान, हाउ इज़ सिचुएशन। तो लुक, आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ बलोच, आवर होम मिनिस्टर इज़ बलोच, आवर चीफ जस्टिस इज़ बलोच। अब चीफ जस्टिस की अपने पाकिस्तान में क्या औकात। तो एनीवे, काजी फाइज ईसा नए चीफ जस्टिस बन के सामने आए हैं। अज़ीज़ दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत दुआएं मांगी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इबादतें की, सब कुछ किया कि, लेकिन एशिया कप में चौथे नंबर पे आए हैं। और तबलीग और इन चीज़ों से हमें फुर्सत मिले। मैं नहीं कह रहा आप नमाज नहीं पढ़ो, पूजा नहीं करो, सर्विस में नहीं जाओ, चर्चों में, आपको जो करना है करो, लेकिन कम से कम खेल, जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो उसको इस्लामाइज नहीं करो। फिर आपको पढ़ना इतने बड़े कमरे बने हुए हैं पीछे ग्राउंड में, आप ये फोटो सेशन करके नमाजें पढ़ते हो, ये चीज़ें करते हो, बात बात पे ये कहते हो कि अल्लाह करेगा अल्लाह करेगा अल्लाह करेगा। तो भाई साहब फिर घर में बैठ के तस्बीह पढ़ो। तो खैर, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को झटका मिल गया। अब ये है कि लेट्स सी वर्ल्ड कप में क्या, आप माइनस तो खैर नहीं कर सकते, टू अर्ली, लेकिन दूसरी टीमें भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में 35% फीमेल डॉक्टर्स हैं ना, वो अनएम्प्लॉयड हैं। इसलिए होता यह है कि डॉक्टरी की तरफ ज़्यादातर वो लड़कियां जाती हैं जो खाते पीते घराने की होती हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इवन लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां मेहनत करके पहुंच जाती हैं। होता यह है कि डॉक्टर तो बन जाती हैं, लेकिन उसी दौरान या उसके फ़ौरन बाद शादी हो जाती है, ससुराल की तरफ से काम करने की इजाज़त नहीं मिलती। ये एक है पाकिस्तान में। मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि लड़की हो या लड़का, फर्स्ट दे शुड बी ऑन देयर फीट, और उसके लिए प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और फिर उसको आप अपना कैरियर बनाएं।
आजकल दुनिया भर में लड़कियों को प्रेगनेंसी लीव और दूसरी सहूलियात मिलती हैं। अगर आप वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टरी कंटिन्यू करनी चाहिए, शादी में ये शर्तें रखें, वरना आपने खामखा में एक तो इतनी लंबी चौड़ी वो की, और दूसरा आपके डॉक्टर बनने से एमबीबीएस के जो ग्रुप होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, उसमें आपने एक सीट किसी की ज़ाया कर दी। क्योंकि अगर आप ना होती तो एक और कोई कैंडिडेट होता जो कि जॉब कर रहा होता। तो ये चीज़ छोटी सी समझानी थी कि पाकिस्तानियों, हर चीज़ में जाके देखो तुम कितने पीछे रह गए हो। दुनिया में मुझे याद नहीं है 10-11 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन के हैं, और वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह शर्मिंदा नहीं है अपनी इंडियन आइडेंटिटी पे, फ़ख्र से अपने आप को हिंदू बताते हैं और खुल के हिंदुइज़्म प्रैक्टिस करते हैं, इंडिया से अपनी मोहब्बत जताते हैं। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हों या और दूसरे कोई हों। एक और बन गए सिंगापुर के इंडियन ओरिजिन के थरमान शानमुगारत्नम, प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। तो पाकिस्तानियों सोचो, और जिस मुल्क में भी इंडियन ओरिजिन का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है या जिस कंपनी का सीईओ, वहाँ पे आपको कहीं आवाज़ नहीं आएगी उस कंट्री में कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, फलान है, ढुमकान है। सब खुश हैं उनके राज में। इंग्लैंड के हवाले से चीज़ें हैं वो पहले से ही ख़राब है, ऋषि अभी आया है। इसी तरह लंदन में एक मुस्लिम मेयर आया है। आप ये बताएं पाकिस्तानी मेयर कि हर आदमी चीख रहा है लंदन में, इवन लेबर के वोटर भी चीख रहे हैं, इतने चार्जेस डाल दिए और इतना इसने, भाई चीज़ों के भाव बढ़े हैं ना, हर चीज़ के सैलरीज बढ़ाओ, बजाय इसके कि तुम लंदन में गैस के उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। लंदन, सेंट्रल लंदन घुसने में तो टैक्स चलो पहले से ही लगा हुआ है। इतना सिस्टम खराब कर दिया है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब फारिग, हर आदमी को शिकायत है, गोरे, काले, पीले, जितने भी रेस के लोग हैं। पाकिस्तानी नहीं कर सकता चीज़ों को कंट्रोल, क्योंकि वो इस्लामाइज्ड माइंड होता है। इस्लामाइज्ड माइंड है ना, वो जंग लगा हुआ एक हथियार होता है। अब जंग लगी हुई तलवार से आप उस परफॉर्मेंस की जो एक शार्प हो। तो अजीज दोस्तों, एनीवे आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, आगे फिर सेकंड प्रोग्राम में। धन्यवाद, कीप सपोर्ट।